साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम रोजाना शामिल करते हैं खेती किसानी के संबंधित कुछ विषय, जिसके बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं आज के हमारे इस अंक में हम कौन से विषय आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा विषय रहेगा सोयाबीन और मूंगफली की खेती की देखभाल। जी हाँ, इसके संबंध में आप सवाल पूछ सकते हैं और गन्ने की उपज के लिए क्या प्रबंधन आपको कार्य करने हैं, इसके बारे में भी कोई आपके पास सवाल है, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जरिया रहेगा टोल फ्री नंबर पर कॉल करना। जी हाँ, इसका नंबर आपको बता देते हैं। इसका नंबर है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान यानी कि कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए आपसे परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंचल दास, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपको हमने आज के कार्यक्रम के जो विषय है उनके बारे में जानकारी दे दी है। इनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल हैं, कोई भी समस्याएं हैं या फिर कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। टोल फ्री नंबर के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है, हमारे विशेषज्ञ आपको आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम की चर्चा की यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर दास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे सोयाबीन और मूंगफली की खेती के बारे में। तो डॉक्टर दास, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि अभी किसानों ने इसकी तैयारी कर ली है, बुआई कर ली है, रुपाई कर ली है, तो ऐसे में अभी तक के रकबे की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सोयाबीन और मूंगफली ये दोनों प्रमुख तिलहनी फसलें हैं भारतवर्ष की। तो जो सोयाबीन की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 10 से 11 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसको लगाया जाता है। और इसी तरीके से ग्राउंड नट भी 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में लगाई जाती है। और दोनों की जो फसलें हैं, इनका दोनों करीब करीब एरिया किसान भाइयों ने लगा चुके हैं। और अभी जो इसमें आगे प्रबंधन जी, तो आगे चल करके अभी बुआई हो चुकी है, इसके आगे चलकर प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, जैसे सिंचाई प्रबंधन है, रोगों का नियंत्रण है, साथ ही कीटों का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तमाम बातों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तभी बेहतर तरीके से देखभाल की जा सकेगी और आगे चलकर इसका अच्छा उत्पादन भी हासिल किया जा सकेगा। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। देश में इस समय लगभग सभी जगह खरीफ सोयाबीन की बुआई का काम हो चुका है, जबकि कुछ जगह फसल बढ़वार ले रही है।
रोगों और कीटों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी सोयाबीन और मूंगफली की खेती पर, इसके बारे में हम हमारे विशेषज्ञ से विस्तृत चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शुक्ला का। डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला, गन्ने की खेती की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में किस स्तर पर इसकी खेती की जा रही है, सबसे पहले तो आप ये बता दें। मैं ये बताना चाहूँगा कि गन्ने की खेती हमारे देश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है और इससे 40 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है और लगभग जो उत्पादकता है वो 80 टन प्रति हेक्टेयर है इस समय भारतवर्ष में गन्ने की। जी, अगर अभी की हम समय की बात करते हैं तो किस अवस्था में है? इस समय गन्ने की जो बुआई पूरी हो चुकी है हर क्षेत्र में, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी, और गन्ना बढ़वार की अवस्था में है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ग्रोथ स्टेज पर है। तो वृद्धि हो रही है इस समय गन्ने की। सबसे ज्यादा बढ़वार जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही गन्ने में होती है। जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समय है काफी महत्वपूर्ण समय चल रहा है और ऐसे में देखभाल और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरह से प्रबंधन कार्य करने हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए एक और खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गन्ने की फसल से बेहतर उत्पादन के लिए फसल को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। एक बार बोए गए गन्ने को काट लेने के बाद उसी से दूसरी फसल लेने को पेड़ी कहते हैं। इस प्रक्रिया से बीज की बचत के साथ साथ पैदावार भी अच्छी मिलती है, लेकिन उचित देखभाल का अभाव कीटों को आमंत्रित करता है और सीधा असर उपज की मात्रा पर पड़ता है। गन्ने की सर्दी में काटी गई फसल के मुकाबले फरवरी मार्च में काटी गई फसल की पेड़ी से अच्छी पैदावार मिलती है। फसल की कटाई बिल्कुल जमीन के साथ करें और तुरंत बाद सिंचाई कर दें। गन्ने की पत्तियों को खेत से हटा दें या गुड़ाई करके फिर से खेत में एक साथ फैला दें। इससे जमीन और उपजाऊ हो जाएगी। या फिर फसल कटाई के बाद पत्तियां हटाकर तुरंत सिंचाई करते हैं। मई महीने में हल्की मिट्टी व जून के महीने में मॉनसून शुरू होने से पहले भारी मात्रा में मिट्टी चढ़ाएं। जिन इलाकों में अधिक बारिश हो रही है वहां के किसान जल निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा अगस्त या सितंबर में बंधाई का कार्य करें। बात रोगों से बचाव की करें तो फसल में सफेद पत्ती रोग, दीमक, कंसुआ से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। इस तरह कुछ सावधानियां बरती जाएं तो फसल से अच्छा मुनाफा मिलना तय है। तो अभी आपने देखी एक और खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन आप भी ध्यान रखिए कि हम लोग आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। सोयाबीन और मूंगफली की खेती और गन्ने की अच्छी उपज लेने के लिए कौन से प्रबंधन कार्य आपको करने हैं, ये आज के कार्यक्रम के विषय हैं। इन पर हमारे विशेषज्ञों से हम चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बस आपको अपना फ़ोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। जैसे ही कनेक्ट होगा आपका कॉल, हम आपके सवाल सुनेंगे और आपके जवाब भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। डॉक्टर दास, अभी आपने बताया कि सोयाबीन की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, मूँगफली की चर्चा हम बाद में करेंगे। सोयाबीन की बुआई का कार्य पूरा हो चुका है। बुआई के पश्चात बहुत सारे प्रबंधन कार्य करने जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाएं हमारे किसान? देखिए, सोयाबीन की फसल में खरपतवार बहुत ही पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं। तकरीबन 50 से 70% नुकसान उसमें पैदावार उपज में हो सकता है अगर हम खरपतवार का प्रॉपर प्रबंधन ना करें। और इसमें चौड़ी पत्ती वाले और संघन पत्ती वाले जो नैरो लीव्ड बीड्स हैं, दोनों प्रकार के बीड्स इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और उनका प्रबंधन करना अत्यंत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग इसके जो प्रथम 50 दिन की जो अवधि है फसल की, उसमें बीड्स नहीं होने देने चाहिए, तब हमें एक अच्छी फसल की अच्छी पैदावार मिलेगी।
तो इसका प्रबंधन करने के लिए अगर किसान भाइयों के पास लेबर अवेलेबल है, मैन पावर है, तो उसमें 2 निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। अभी जो अवस्था है मैं समझता हूँ सोयाबीन की जो बुआई है 15 जून से 15 जुलाई तक हो जाती है। फिर भी कई बार बारिश ऐसे कम हुई, कहीं कहीं नहीं हुई होगी। ज़्यादातर इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो रेनफेड है, वर्षा पर निर्धारित करती है उसकी सोइंग। तो तकरीबन 98% एरियाज का जो है बरानी क्षेत्रों में ही है। तो अगर अभी कहीं कहीं तो इसकी फसल 1 महीने की होगी और कहीं तो 10 या 15 दिन की भी होगी। तो ये जो समय है, इस समय हम खरपतवार पूरी तरह से उनका नियंत्रण करना चाहिए, उनका कंट्रोल करना चाहिए। तो इसकी अगर किसान भाई के पास मैन पावर अवेलेबल है तो 2 निराई गुड़ाई करनी चाहिए, एक 20 से 25 दिन पर और दूसरी 40 से 45 दिन के ऊपर करनी चाहिए, ताकि तो शुरुआती समय पे हमें हाथ से ही निराई गुड़ाई करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं आप हमारे किसानों को? नहीं, उसके लिए इसकी अगर जब हम सोयाबीन की बुवाई करते हैं तो उस बुवाई के 3 दिन के अंदर एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, उसको पेंडिमेथिलीन बोलते हैं। अगर हमने 1 किलो सक्रिय पदार्थ पेंडिमेथिलीन का उसका बुवाई के 3 दिन के अंदर उसका स्प्रे हमने अगर कर रखा है तो खरपतवारों से हमको निजात मिल सकती है 1 महीने तक। फिर उस 1 महीने तक नहीं तो कम से 20-25 दिन तक उसमें खरपतवार नहीं आएंगे। अगर उसके बाद भी खरपतवार आते हैं तो 1 निराई गुड़ाई करने से काम चल जाएगा। तो अगर मैं और आगे बताना चाहता हूँ, अगर उसके लिए अगर बुवाई के बाद, अगर बुवाई के 3 दिन के अंदर अगर हमने स्प्रे नहीं किया है, पेंडिमेथिलीन नहीं डाली है, तो मेटलोक्लोर एक दूसरा है, अगर वो भी नहीं डाला है तो हम इसको एक पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड होता है। जब इसमें जो खरपतवारों की जो अवस्था है 2 से 4 लीफ की होती है, उस टाइम पे तकरीबन 15 से 20 दिन पर बुवाई के 15 से 20 दिन की समय के बाद हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं। उस केमिकल का नाम है, रसायन पदार्थ का नाम है इमेजिथापायर, जो कि 100 ग्राम सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर 750 लीटर पानी में घोल के उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे 15 से 20 दिन के अंदर करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो 20 से 25 दिन के बुवाई के 20 और 25 दिन के बाद ही उसका स्प्रे हम कर सकते हैं। इस तरह से खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल की हम यहाँ बात कर रहे हैं और मूंगफली के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। रीवा मध्य प्रदेश से नीलू जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये बोल रहे थे कि मूंगफली लगाए हैं यहाँ रीवा में जी, तो उपज अच्छी नहीं हो रही है। मूंगफली आपने लगाई है लेकिन उपज अच्छी नहीं हो रही? हाँ, पिछले साल भी लगाए थे। पिछले साल भी लगाए थे। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे सर इनसे? तो उसमें आपने जो संतुलित खाद की मात्रा वगैरह पूरी डाली है आपने? उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाले हैं, यूरिया, पोटैश, फास्फोरस? नहीं तो सर वही उसके विषय में बता दीजिए तो फिर आगे से ठीक से करेंगे। आप बुवाई किए कब, कितने दिन हो गए बुवाई करे हुए? ये हुआ है अरे बरसात के पहले जून में किए हैं। तो एक्चुअली उसमें इन्होंने खाद वगैरह डालनी चाहिए थी। अगर नहीं डाली है तो उसमें कुछ डीएपी लेके तकरीबन 40 से 50 किलो डीएपी लेके प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें मिट्टी में मिला दें। और उसमें नाइट्रोजन की भी जरूरत उसमें पड़ती है, तो 20 से 25 किलो या नाइट्रोजन या 40 से 50 किलो यूरिया भी पौधे के पास गिरा के उसे बैंड प्लेसमेंट करके उसमें निराई गुड़ाई कर दें। और पोटैश भी उसमें डाल सकते हैं। और साथ में मूंगफली को कैल्शियम और सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और ये कैल्शियम की तो बात है कि ये फलियों डायरेक्ट ज़मीन से कैल्शियम लेता है और रूट से जो डालें सर कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए आपको जिप्सम डालना पड़ेगा 200 से तकरीबन 200 किलो प्रति हेक्टेयर। जिप्सम कब डालना सही रहेगा? फूल आने के समय डाल सकते हो, मतलब फसल लगाने के 35 और 50 दिन के भीतर आप उसको डाल सकते हो। पौधे के पास डालें और फिर उसको निराई गुड़ाई करके मिट्टी में अच्छे से मिला देंगे तो जिप्सम से उसको सल्फर भी मिल जाएगा, इसको सल्फर भी चाहिए होता है, दूसरा कैल्शियम मिल जाएगा। और साथ में जो दूसरे फर्टिलाइजर है थोड़ा वो भी डाल सकते हैं। जी, तो इस तरह से मूंगफली की फसल डाल सकते हैं। जी, इस तरह से मूंगफली की फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन आप कर सकते हैं। और जो शिकायत आपकी पिछले वर्ष थी कि आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिला है, अगर आप इस तरह से प्रबंधन करेंगे तो देखिएगा इस बार आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, अच्छी उपज जरूर मिलेगी। और आपको यही सलाह देंगे, निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पर भी आप समय समय पर संपर्क करते रहें और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से भी लगातार जानकारी
जानकारी हासिल करते हुए अपनी खेती बाड़ी के कार्य अच्छी तरह से करते रहें। और डीडी किसान चैनल तो है ही आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे और अब मैं डॉक्टर शुक्ला का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शुक्ला, आपने बताया कि जून, जुलाई और अगस्त की अगर हम बात कर लेते हैं, अभी के समय की हम बात कर लेते हैं, तो गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से देखभाल की जरूरत होगी हमारी गन्ने की फसल को? इस समय हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि गन्ने की जो गुड़ाई होती है वो पूरी हो चुकी होती है जून तक, और जुलाई, अगस्त, सितंबर जो बरसात का समय होता है उसमें अधिकतर कीट और एवं रोगों से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इस समय किसान भाइयों का जो सबसे पहला ये होता है उद्देश्य कि अगर उन्होंने जून में जो बरसात शुरू हुई है उसके पहले और वो उसका नियंत्रण, चोटी बेधक कीट होता है उसका नियंत्रण नहीं किया है, तो जो एक दवा है क्लोरेंट्रिनिप्रोल या कोराजन कहते हैं, 500 से 625 इसकी ml मात्रा ज़रूरत पड़ती है और लगभग 1500 से 1800 लीटर पानी में इसकी जरूर जो है इसका स्प्रे कर दें, नहीं तो चोटी बेधक जो कीट है वो गन्ने को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। अगर उन्होंने जून में नहीं किया है या जुलाई में पिछले नहीं किया है तो उसको अवश्य कर दें। उसके अलावा जो और भी कुछ कीट हैं जिनके लिए जैविक कीट नियंत्रण की संस्तुति की जाती है, उसके लिए भी हम कहेंगे कि ट्राइकोकार्ड्स आते हैं जो कि 10 से 15 दिन के इंटरवल पर, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक उनको 2 कार्ड लगते हैं सिर्फ। उसमें एक कार्ड में 25,000 एडल्ट होते हैं तो 50,000 कुल एडल्ट जो है पर हेक्टेयर 15 दिन के अंतराल से पत्तियों के नीचे बांध दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, स्टिक कर दिए जाते हैं, पिन कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आगे समय में, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ अगले अगस्त में अगर पायरिला कीट का नियंत्रण, और किसी भी किसान भाई को अपने गन्ने में दिखाई पड़ता है कि पायरिला का कीट जो है 2-3 कीट भी दिख जाते हैं अगर, तो उनके जो इपिरिकेनिया जो कोकून पाया जाता है वहाँ उसकी चटाई नुमा, उसकी पत्तियों के पृष्ठ भाग में सफ़ेद चटाई नुमा होते हैं जो कि पायरिला के कीट को खाता है इपिरिकेनिया जी। तो उसको जरूर जो है वो यूनिफॉर्म फैला दें, खेत में ही वो मिलता है। उसके कोकून गोलाकार होते हैं, सफेद रंग के अंडे होते हैं चटाई नुमा काले रंग के, तो वो जो है पत्तियों के पृष्ठभाग में पाए जाते हैं, वो फैला दें। और गन्ने को इस समय अगर गिरने से बचाना है, क्योंकि कभी जो शरतकालीन गन्ना होता है उसकी वृद्धि काफी हो चुकी होती है तो वो गिरे ना, तो जो पिछले अक्टूबर में गन्ना लगाया गया है और उसमें जो है हो सकता है जरूरत पड़े तो हल्की मिट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है जी। और वो शरतकालीन गन्ना जो होता है उसमें 1.5 मीटर की अगर ऊंचाई पर अगर जरूरत है, किसान भाइयों को देखते हैं अच्छी वृद्धि है तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी बधाई करें। पहली बधाई सबसे नीचे होनी चाहिए जिससे कि गन्ने का ऊपर का जो पत्तियां हैं खुली रहें और उसकी वृद्धि होती रहे। और इस प्रकार से अगर पानी नहीं बरसा है किसी क्षेत्र में 15-20 दिन से जी। ये भी देख रहे हैं क्योंकि अधिकतर कहीं जगह बाढ़ भी आई है, कहीं जगह पानी अच्छा भी है, अगर पानी नहीं बरसा है तो उसमें गन्ने की सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। एक बात मैं इसमें अवश्य और बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार से जल के भराव की स्थिति है तो जल निकास की भी व्यवस्था अच्छी सुनिश्चित रखें जिससे गन्ना गिरेगा भी नहीं और गन्ना की वृद्धि भी अच्छी होगी जी। तो जल निकासी की उचित व्यवस्था यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है। जैसा अभी बरसात का समय चल रहा है ऐसे में इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और कौन सी सावधानियां बरतनी है इस पर हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। गया बिहार से प्रेम रंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हाँ सर, यस मैम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, मैं प्रेम रंजन शर्मा जी बिहार से गया जिले से टिकारी थाना से हूँ जी। पूछे अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ सिर्फ अभी धान की खेती रह गया है मैम, तो धान में कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है हम लोगों को जी। तो बेसिकली हमारे जिले के लिए कुछ उस तरह का फसल के बारे में बताया जाए जिससे कि किसानों की पैदावार वैसा पैदावार हो जिससे कुछ फायदा ले सके। कॉमर्शियल खेती हो नहीं रही है, सिर्फ धान लगा रहे हैं जिसमें लागत बहुत ज्यादा आ जा रही है और उस हिसाब से मुनाफा नहीं हो रहा है किसानों को जी। आप धान के साथ साथ और अन्य फसलों का चुनाव करना चाहते हैं?
इस सीजन में। मेन सीजन जो क्रॉप्स का है हमारा, ये यही फसल हम मेन लेते हैं। जी, मैं हमारे दोनों ही विशेषज्ञ से गुजारिश करूंगी कि आप अपनी सलाह जरूर दें। यहाँ पहले मैं डॉक्टर दास से जानना चाहूंगी, आप क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, अभी तो जो खरीफ सीजन की जो फसलें हैं वो लगभग लग चुकी हैं। फिर भी अभी अगर ये लगाना चाहते हैं तो मेज उसमें लगा सकते हैं। मेज क्रॉप, सीरियल्स में मेज क्रॉप ले सकते हैं। और दूसरी उस एरिया के लिए जो सब्जियां वगैरह हैं उसको ट्राई कर सकते हैं अगर इनके पास सुविधा है। इरिगेशन मक्का लगा सकते हैं और बाकी जो सब्जी फसलें हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी ही तैयार भी हो जाती हैं। अर्ली तिलहनी फसलें ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं आगे। जी, आगे चल करके वो सरसों का चुनाव कर सकते हैं। जी, ऐसे में डॉक्टर शुक्ला, आप क्या सलाह देंगे हमारे किसान भाई को कि क्या वो गन्ने की फसल ले सकते हैं गया बिहार में? फसल, जैसा कि मैंने जितना सुन पाया कि आप शायद गया में रहते हैं। जी, गया बिहार। और जी, गया बिहार के हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि गन्ने की जो अक्टूबर में जो शरदकालीन गन्ना है, वो अगर गन्ने की, देखिए वहाँ हो सकता है शुगर मिल न हो, इसलिए वो गन्ना जो है हो सकता है चीनी मिल में ना पहुंचा पाए। लेकिन अगर वो गन्ना लगाते हैं तो वो गुड़ के लिए गन्ना बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, जिससे उनका बहुत फायदा भी होगा। और अक्टूबर में, अगले आने वाले अक्टूबर में गन्ना लगाया जा सकता है, जिसकी वृद्धि ज़्यादा अच्छी भी होती है और उसकी रिकवरी भी चीनी की अच्छी होती है। गुड़ का मतलब अच्छा परता पड़ेगा उसमें जो है। तो अगर गन्ना भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गन्ने में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है किसी भी प्रकार का। अगर थोड़ा सा सूखा भी पड़ता है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी बरस जाता है, तो ऐसी प्रजातियां हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारी 100% क्रॉप जो फेल हो जाए। इसलिए किसान भाई अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उनको आगे गुड़ के लिए करना है या चीनी मिल को देना है, ये देखना पड़ेगा। इसका चुनाव पहले करना होगा। तो आप गन्ना भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा, मक्का का चुनाव भी कर सकते हैं, अन्य सब्जी फसलों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और धान के साथ साथ आप इनको भी लगा लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इनसे फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन और मूंगफली की खेती की देखभाल की और साथ ही गन्ने की उपज के लिए प्रबंधन कार्यों की। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन विषयों के संबंध में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको बता दें, इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू से, हमें यशवंत जी ने कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, ये अपने झुंझुनू से बोल रहा हूँ मैं जी। तो यहाँ पे सोयाबीन की खेती कोई नहीं करता है, कहीं भी कोई तो पैदावार नहीं होती कि क्या चक्कर है इसका? हम अगर हम करना चाहते हैं अगर तो करें, तो उसमें क्या मतलब प्रावधान बनाए उसका? कहाँ से बीज मिलेगा उसका? यहाँ तो कोई बीज वाज भी नहीं रखते जी।
क्या कहेंगे डॉक्टर दास? बहुत अच्छा सवाल है। और आपकी वहाँ की मिट्टी किस तरह की है जो आपका एरिया है? मिट्टी यहाँ दोमट भी है, रेतीली भी है। एक्चुअली जो सोयाबीन है वो रेतीली मिट्टी में नहीं उसकी उपज आती है अच्छे से। उसके लिए थोड़ी मीडियम भारी दोमट मिट्टी है, तो उसमें वो मतलब अच्छे से उसकी उपज आती है। उन्होंने कहा दोमट मिट्टी भी है और रेतीली मिट्टी भी है। रेतीली में तो नहीं आएगा, दोमट मीडियम थोड़ी हैवी दोमट होनी चाहिए, उसमें उसकी फसल आप अच्छे से ले सकते हैं। तो अगर आप दोमट मिट्टी में उसको लगा रहे हैं, उसका अगर आप संतुलित खाद और पानी का उसमें ध्यान रखा जाए तो फिर आपकी उपज उसमें बढ़ सकती है। या खरपतवार नियंत्रण करें, पानी का नियंत्रण अच्छे से करें और फर्टिलाइजर। तो जैसे अभी आपने बताया कि अभी बुआई का समय जा चुका है, तो ये अगले वर्ष ही इसकी अगले वर्ष की ही बात करेंगे। अभी भी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उपज वैसे ही वहाँ कम आ रही है, तो उसमें और कम आने की संभावना है, क्योंकि टाइम तो इसका निकल चुका है सोयाबीन का। तो जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो निकल गया जी, अगली बार लगाने के लिए। और बीज भी उपलब्ध नहीं है यहाँ, तो बीज भी उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ से ले सकते हैं? बीज आपको आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से मिल सकता है। और सोयाबीन का एक पूरा इंस्टीट्यूट ICR का वहाँ पे इंदौर में, वहाँ से भी बात कर सकते हैं। IRI में बात कर सकते हैं। और आपके राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, KVKs हैं, वहाँ पता कर सकते हैं। और आपका जो कृषि विभाग है वहाँ से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है जो राजस्थान में, आप वहाँ पर जाकर संपर्क कीजिए कि दोमट मिट्टी है कि वहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो कहते हैं, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने भी कहा, कि आप छोटे स्तर पर ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, वहाँ से आप बीज लीजिए, उनकी सलाह के अनुसार ही आप समय समय पर प्रबंधन कार्य भी करिए। देखिएगा अगर वो सफल होता है तो निश्चित तौर पर आप उसे विस्तार में भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं और उसका उत्पादन लेकर के अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर सकते हैं। जैसा जिक्र किया विशेषज्ञ ने कि आपको सही तरीके से देखभाल जरूर करनी है। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब मूंगफली के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। यहाँ पर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में किस प्रकार से खरपतवारों को रोक सकते हैं? मूंगफली भी एक ऐसी फसल है जिसमें 40 से 50% खरपतवार उसमें यील्ड में नुकसान कर सकते हैं जी। तो खरपतवार नियंत्रण उसमें भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी अभी स्टेज और जो ग्राउंड नट की है उसमें निराई गुड़ाई करना जरूरी है। प्रथम 45 दिन तक जो मूंगफली का जो खेत है उसको बीड फ्री रखना चाहिए, उसमें खरपतवार नहीं आने देने चाहिए। तो पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पर कर लेनी चाहिए और दूसरी 40 से 45 या 50 दिन के अंदर उसमें निराई गुड़ाई करके उसमें से खरपतवार फ्री उनको कर लेना चाहिए खेत को। अगर किसान के पास इतनी लेबर नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके लेबर वहाँ पे, तो उसमें कुछ रासायनिक केमिकल्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उसका इस्तेमाल करके उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे तो बुवाई से पहले भी उसके लिए खरपतवार नाशी हैं, वो भी अगर नहीं डाले हैं, उसके बाद बुवाई के 3 दिन के अंदर खरपतवार नाशी हैं, जैसे पेंडिमेथिलीन है, एलाक्लोर है। ये 1 kg सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना होता है। अगर वो भी नहीं डाला है तो अभी इसमें भी ग्राउंड नट में भी, जैसे सोयाबीन में मैंने बताया था, एमेजिथापायर 100 ग्राम सक्रिय पदार्थ 750 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर एरिया में उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा उसके लिए जो हर्बिसाइड है वो क्विजेलोफॉप है, वो तकरीबन 25 से 40 ग्राम के बीच 700 लीटर पानी में घोल के उस पर प्रति हेक्टेयर स्प्रे कर सकते हैं। इससे काफ़ी खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा और मूंगफली की जो उपज है वो अच्छी आएगी। जी, तो इस तरह से मूंगफली की फसल में भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है और अपनी फसल को बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसे विशेषज्ञ ने कहा कि इसकी बढ़वार को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं खरपतवार। तो इसलिए समय रहते सही तरीके से प्रबंधन या फिर कहें नियंत्रण आप इनका ज़रूर कर लें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के इटावा से अमित शुक्ला जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है, गन्ने में रोग लग गया है, रेड रॉट। जी, रेड रॉट लग गया है गन्ने में। हाँ मैम, नियंत्रण नहीं होता है ये। जी डॉक्टर शुक्ला, क्या कहेंगे आप इस समस्या के लिए? मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये कौन सी प्रजाति का प्रयोग वो लगाए हुए हैं गन्ने में वहाँ पर इटावा में, क्या ये बता सकते हैं? इनको पता है प्रजाति? अमित जी, कौन सी प्रजाति लगाई है आपने? मैम मैंने जो रोगनाशक दवाई मिलती है वो लगाई है, वो डाली है।
हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सी प्रजाति, कौन सी किस्म लगाई है आपने गन्ने की? गन्ने की? हाँ जी मैम, गन्ने की कोसा 6304 लगाई है। 6304 लगाई है सर। 6304। हाँ। ऐसा है कि इस समय जो कुछ, मैं सबसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि जो इस समय अगर इनके फसल में रेड राट लगा हुआ है, लाल गलन रोग लगा हुआ है और अभी इनको दिख रहा है, तो वो पौधे एकदम जड़ से उखाड़ दें और उखाड़ के उनको जला दें। और वहां पर जहां उखाड़ने के बाद जो गड्ढा बन जाता है वहां ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद जरूर भर दें, जिससे कि आगे उसमें न हो फसल में, अगली फसल में, क्योंकि वो जमीन से उसमें जो रह जाते हैं स्पोर्स उससे हो सकता है। पहली चीज तो ये है, क्योंकि अभी अगर इन्होंने देखा है तो हो सकता है कम हो, नहीं तो वो क्या होगा कि अधिक और पूरे खेत में फैल जाएगा जी। जो नई प्रजातियां निकाली जाती हैं उसकी रेड राट की मीडियम रेजिस्टेंट जब होती हैं तभी टेस्टिंग करके निकाली जाती हैं। तो जो पुरानी प्रजातियां होने लगती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं और भी जो कि 10 साल की हो चुकी हैं, 15 साल की हो चुकी हैं, उनमें ये आने लगा है रेड राट जो है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके लिए सबसे अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे यहाँ पर ये CO0 118 लगा सकते हैं, CO0 8272 लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रजातियां हमारे संस्थान से भी निकली हुई हैं, जो कि COL के 11203 है और COL के 94184 है, 94184, और ये COL के 9709 है। ये प्रजातियां जो नई प्रजातियां हैं ये ले, और इसका बीज जो इनके पास में जो सबसे नज़दीक संस्थान पड़ता हो वहाँ से ले लें, नहीं तो ये लखनऊ से भी ले सकते हैं, शाहजहांपुर से ले सकते हैं, मुजफ्फरनगर से ले सकते हैं, लेकिन वो प्रजाति जरूर बदल दें, क्योंकि रेड राट जब किसी खेत में किसी प्रजाति में लग जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि उससे बच करके दूसरी प्रजाति को अपनाना पड़ता है। ये मैं तो अमित जी, यही सलाह है हमारे विशेषज्ञ की आपको, आप ये कदम ज़रूर यहाँ पर उठा लें। डॉक्टर शुक्ला, आपसे ही जानना चाहूँगी, आप बता रहे थे कि इस समय जल निकासी का उचित प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है और कई तरह के कीट भी लग जाते हैं। रोगों की बात करें तो रेड रॉट की तो आपने बता दिया, और कौन कौन से रोग हैं जिनका खतरा रहता है? जो सही आपने सबसे बढ़िया सवाल है ये इस समय का, क्योंकि कीट के बारे में बता दिया था जी। देखिए गन्ने में क्या है, रेड राट की बात तो हो गई, रेड राट के लिए ये कर सकते हैं। और एक रोग होता है पुक्का बोइंग का डिजीज, इस समय काफी बढ़ रही है गन्ने में, और वो सीधे वो ऊपर क्या होता है कि जैसे लगता है कि चाकू से गन्ना काट दिया गया, सबसे ऊपरी भाग जो है, तो बाद में जो उसमें सिम्टम होते हैं गन्ने में, तो ऊपरी कटा हुआ नाइफ कट जैसा निशान लगता है, और ऐसे पत्तियों में थोड़ा सा सफेदी आएगी, लिपस्टिक लगती है। तो उसके लिए जो 0.1% बेबिस्टीन जो 1 ग्राम पर लीटर लगता है, उसका स्प्रे अगर कर देंगे किसान भाई, और या 0.2% ब्लाइटॉक्स 50 जो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे, और 15 दिन के इंटरवल पर अगर 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं तो इस रोग से निदान हो सकता है। अगर ग्रासी सूट डिजीज है, ग्रासी सूट एक जिसमें लगता है, शुक्ला माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रहे हूँ, रोगों के नियंत्रण के बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। कर्नाटक से संजय रेड्डी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ बोलो जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सोयाबीन का अपना सोयाबीन बो के 35 दिन हो गया। हाँ जी। सोयाबीन का वो शेंडा बोलते क्या बोलते तुम ऊपर का? वो सूख रहा है, वो सूख रहा है। पत्ता जो है वो सूख रहा है। शेंडा वो खोडाड़ी बोलते क्या, वो लगे क्या है कि वो सूख रहा है, को सूख क्या करना? 35 दिन हो गए हैं सोयाबीन लगाए हुए, लेकिन जो ऊपरी भाग है या फिर पत्ता है वो सूख रहा है। देखिए अगर उनका पत्ता सूख रहा है, अगर ऊपरी भाग सूख रहा है, तो उसमें हो सकता है, जो मैं यहाँ से गैस कर पा रहा हूँ, वो उसमें बड ब्लाइट हो सकती है। तो उसमें इसकी जो बड ब्लाइट हो सकती है, उसमें उसकी जो टहनियों का जो शीर्ष पार्ट है वो शायद इनका सूख रहा होगा। ऐसा ही हो रहा है क्या? जो ब्रांचेस है, टहनी है, उसका टॉप, जो ब्रांचेस है उसका टॉप पार्ट सूख रहा है, जब पूरी पत्तियां सूख रही नहीं वो फंडा रहता है, वो शेंडे का डाट लास्ट पार्ट सूख रहा है।
पूरा सूख रहा है। वो खोड़ाड़ी बोलते हैं, वो अंदर खोड़ में वो उसका कुछ कह जी रहे। आप बता दीजिए कि अगर पौधा सूख रहा है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, पौधा सूखने के 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर पानी की कमी है तो उस केस में एक तो पानी कमी से भी सूखता है, दूसरा उसमें एक चारकोल राट लग सकती है। उससे क्या है कि उसकी जड़ें जो है उसमें क्रैक से आ जाते हैं, तो उसमें वो मतलब नहीं ले सकता है पौधा अपनी जो खुराक ज़मीन से चाहिए, उसकी वजह से भी सूख सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो जैसे गन्ने में जो बेविस्टीन का सर ने बताया था स्प्रे, उसी तरीके से 1 ग्राम बेविस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल के उसका उसमें ड्रेंच कर सकते हो। जो जहाँ पौधे ज़्यादा सूख रहे हैं उस एरिया में उसको नीचे जब ज़मीन पे डाल सकते हैं, तो हो सकता है उससे थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल आ जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत प्रबंधन कार्य ज़रूर किया जा सकता है। साथ ही आपको यही सलाह देंगे कि आपके आसपास जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर कृषि विभाग है वहां पर जाकर के आप अपने जो प्लांट है उसका पौधे का फोटो आप दिखा दीजिए वहां पर। उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि क्या वजह है और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कदम उठाएंगे तो ज़रूर आपको सही सलाह अपनी समस्या के अनुसार मिल पाएगी। और ऐसे ही हमारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उनके जवाब भी देंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा।
नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन और मूंगफली की खेती और साथ ही गन्ने की उपज के लिए प्रबंधन कार्यों पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दौलतपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो प्रजापति बोल रहा हूँ दौलतपुर। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि सोयाबीन में जैसे ही फली लगना चालू होती है ना जी, वैसे कोई जानवर ऐसा कोई कतर के फली नीचे डाल देता है जमीन पे, तो क्या कहेंगे आप? उसमें शायद कोई डिफोलिएटर है जहाँ उसमें फली काट के डाल देते हैं। हाँ, फली का नीचे कतर के डाल जाती है, ऐसे ही फली चालू होती है। तो फली के दाने को भी नुकसान करता है, सिर्फ फली काट देता है? नहीं, फली पूरी फली खाली, इसमें दाना नहीं भरता, फली लगना शुरू होती है नहीं, फली बननी शुरू होती ही फली बननी शुरू होती है। तो आपको क्या लगता है वो कीड़ा कोई या मतलब किस तरह कुछ कीट भी दिखता है उसमें? वो कीट वीट कुछ दिखता नहीं, वो काली गाय वगैरह दिखती है। अच्छा। काली गाय चलती है ना, जो गाय है वो काट देती है। हाँ, उसके प्रबंधन क्या है? नहीं, दोबारा पूछिए सवाल अपना। क्या जानवर हैं वो फली बनने से पहले ही उन्हें तोड़ देते हैं, तो ऐसे हाँ, में किस तरह से पहले ही कोई जानवर तोड़ क्या कार्य मतलब रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? कि आसपास मेड़ों पर कुछ और लगा लें, कुछ और पौधे लगा लें? तो वो मुझे इसका मतलब है कुछ वो जंगली जानवर हो सकते हैं, वो उसको काट, तो उसका फिर आपको देख रेख ही करना पड़ेगी। तो आप ऐसे में क्या ये सलाह दे सकते हैं कि उसके चारों ओर किसी और कोई और फसल लगा लें जिससे बचाव हो सके? अभी तो कोई फसल उसमें लगा नहीं सकते हो, अभी तो पूरा एरिया फसलें इनकी लग चुकी हैं। तो अगर तो उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह है, अगर इंसेक्ट उसमें कुछ डिफोलिएटर्स वगैरह हैं, कोई इंसेक्ट है उसको काट के वो कर सकते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए ये लोग उसमें थायोमिथाक्सम का स्प्रे कर सकते हैं, 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल के उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें अगर कीट वगैरह अगर उसमें नुकसान कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल हो जाएगा। कीट वगैरह तो यहाँ पर ऐसे कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि जानवर आते हैं उनकी फसल को खा जाते हैं। तो ऐसे में मुकेश जी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के वैज्ञानिक के पास जाइए, उनको बताइए ये समस्या ऐसी हो रही है, तो वो आपको जो आपके खेत के चारों ओर कोई पेड़ तो या फिर कोई और पौधे लगाने की सलाह, रिबन टाइप का एक मिलता है, टेप सी मिलती है, वो उसमें खेत में लगा सकते हैं ताकि उससे वो डर के निकल जाए। क्योंकि ऐसे जानवर पता नहीं खरगोश भी हो सकता है, कुछ दूसरी चीज़ भी हो सकती है। और उसके साथ में एक कुछ FAG जैसे कुछ कपड़ा पहना दिया, लकड़ी खड़ा कर दी उसमें, तो उससे भी मतलब थोड़ा डर के जानवर भाग सकता है। तो अगर टेप उसे कलर टेप मिलती है और उसको लगा देंगे तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है, जिससे डर के वो जानवर उसमें ना आए। बाकी उसकी देख रेख करना पड़ेगी। जी, इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं और देख रेख करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शुक्ला का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शुक्ला बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि गन्ने में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कैसे उनकी रोकथाम की जा सकती है। क्या कहेंगे डॉक्टर शुक्ला, बताएं। ये बता रहे थे कि जो लाल गलन की रेड राट की बात हो गई थी जी, और पुक्का बोइंग रोग के बारे में बताए थे। उसके अलावा बता रहे थे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोग है जो कि कभी कभी लग जाता है, किसान भाई अपने खेत में देखते होंगे कुछ प्रजातियों में, ग्रासी सूट डिजीज कहते हैं। तो ग्रासी सूट, उसमें जो किल्ले जैसे जो निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा किल्ले निकल आते हैं, एक एक झुंड जैसे में किल्ले निकलते हैं,
और सफ़ेद हो जाते हैं, वो तना उसका बन नहीं पाता है, गन्ने नहीं बन पाते हैं फिर। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। तो अगर ये अर्ली स्टेज है, अभी शुरुआत की अवस्था है, तो उसके लिए उसमें डाइमेक्रॉन जो 0.2 ml प्रति लीटर अगर 2-3 बार स्प्रे हम कर देते हैं 10 से 15 दिन के इंटरवल पर, तो उसमें फिर इसका निदान हो जाता है। और लेकिन अगर ऐसा अवस्था हो कि जिसमें झुंड जैसे बन चुके हैं किले में, तो उनको हम उखाड़ दें और उखाड़ के उनको भी जला दें। नहीं तो GSD जो होता है, ग्रासी सूट डिजीज, ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से फैल जाता है दूसरे गन्ने में भी। और इसके अलावा एक रस्ट है जो गेरुआ रोग कहते हैं, उसके लिए भी हम डाइथेनियम 45 का 0.25% का छिड़काव 3 से 4 बार कर सकते हैं 15 दिन के इंटरवल पर। लेकिन ये अधिकतर ये रोग नहीं होगा, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ अगर है, पुरानी प्रजाति है, तो हो सकता है रस्ट दिखाई पड़ रहा हो तो कर सकते हैं। वैसे गन्ने में बहुत ज़्यादा रोग की उतनी समस्या नहीं है, कीड़ों की थोड़ा समस्या अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा है, तो कीड़ों पर ज़्यादा, और कीड़ों का निदान भी हो जाता है। इसलिए किसानों को थोड़ा सा, जो हमने बेधक की, चोटी बेधक की बात की थी, उसके अलावा इंटरनोड बोरर्स की बात होती है, स्टम बोरर्स की बात होती है, उन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। उसी से ज़्यादा वो कभी कभी उत्पादकता प्रभावित होती है। और अगर ब्लैक बग या वाइट ग्रब है, जैसे वाइट ग्रब है, कभी कभी क्या होता है कि जो सैंडी लोम सॉयल है, बलुई मिट्टी है, वहाँ जो गन्ना उगाते हैं किसान, तो वहाँ ये वाइट ग्रब की समस्या आ जाती है। तो उसके लिए फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड किसान भाई जानते हैं 40% आता है, उसका 500 ग्राम प्रति 1200 लीटर पानी में अगर मिला करके हम स्प्रे कर देते हैं, तो ये उसकी समस्या से निदान पा सकते हैं। तो ये कीड़ों का नियंत्रण के लिए है। अगर व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी, तो हम कोशिश ये करें कि गन्ने में पानी भरे नहीं और जल जमाव भी नहीं हो और सूखा से भी प्रभावित न हो। और अगर सफेद मक्खी जब लगी हुई है, तो जो पत्तियां हैं जिन पर लगी है, तो उनकी क्लिपिंग कर दें, तो उससे आगे जो है वो फैलती नहीं है और वो उसका निदान हो जाता है। जी, तो इस तरह से न केवल बीमारियों की बल्कि कीड़ों की रोकथाम भी हमारे किसान कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल को किसी भी तरह से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। और क्या कदम उठा सकते हैं जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, पीला मोज़ेक रोग से संबंधित है। पीला मोज़ेक रोग, क्या पूछना चाहते हैं? जेलो मोज़ेक पीला मोज़ेक रोग लग रहा है, उसमें मच्छर है, उसका निराकरण के लिए बारे में जानकारी मांग। सोयाबीन में मैं पीला समझ गया इनकी मोज़ेक प्रॉब्लम। लगा है। ये सोयाबीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेलो मोज़ेक उसमें लग जाता है, उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पत्ते उसके जो उसकी शेप है पत्तों की वो भी बिगड़ जाती है और ये काफ़ी नुकसान करती है ये बीमारी सोयाबीन की फसल को। तो इसकी जो फसल इसका जो बीमारी फैलने का जो मेन तरीका है वो सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई है, वो हल्के पीले रंग की होती है और उसके जो पंख हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ये मक्खी उस वायरस को फैलाती है एक पौधे से दूसरे पौधे तक। अगर हम उस मक्खी को कंट्रोल कर लें तो हमारी जो जेलो मोज़ेक वायरस की जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक रासायनिक इंसेक्टिसाइड आता है, उसको आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के 500 लीटर पानी लेके उसमें उसका स्प्रे करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब इसका जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है आधा मिलीलीटर है प्रति लीटर वाटर के हिसाब से उसमें आपने डालना है। और अगर 1 एकड़ में बात करेंगे तो 250 ml लगेगा। 1 हेक्टेयर में 250 ml 500 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे कर देंगे तो ये वाइट मक्खी कंट्रोल हो जाएगा और जेलो मोज़ेक ये जो वायरस है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर फिर आता है तो एक बार फिर इसका स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन या 20 दिन बाद। जी, तो इस तरह से आप पीला मोज़ेक रोग का आप नियंत्रण यहाँ पर कर सकते हैं। और कौन कौन से रोग हैं जो प्रभावित करते हैं सोयाबीन की बढ़वार को? सोयाबीन की बढ़वार को एक तो कीट काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरा बहुत सारे रोग हैं। अगर कीटों में अगर हम इसकी बात करेंगे तो वाइट फ्लाई अभी मैंने जिसका इलाज बताया वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और साथ में टर्माइट दीमक भी इसमें काफ़ी नुकसान करती है और साथ में एक स्टेम फ्लाई जिसको बोलते हैं
तना मक्खी वो इसका नुकसान करती है, एक ब्लू बीटल नाम का एक कीट है वो इसमें नुकसान करता है। तो इन सब का कंट्रोल अवेलेबल है। अगर किसी किसान भाई की यहाँ समस्या अगर पूछते हैं उसका हम जवाब देंगे। और साथ में अगर रोग की बात करें, येलो मोज़ाइक वायरस में लगता है, साथ में इसको चारकोल राट लगती है, कॉलर राट लगती है जिसमें जड़ें पौधे की, चारकोल राट में क्या होता है, ड्राई रूट राट भी बोलते हैं उसको, उससे क्या पौधे की जो नीचे की जड़ें हैं उसमें क्रैकिंग आ जाती है, कालापन आ जाता है, उसमें क्लेजिन सी बन जाती है। तो उसकी वजह से पौधा क्या है वो सूखने लगता है, बिल्टिंग होने लगती है उसमें। और कॉलर राट में जो तने का जो नीचे का हिस्सा है, जमीन के ऊपर का, बिल्कुल जमीन के पास का, उसमें एक पाउडरी मास आता है, ब्लैकिश मास आ जाता है। ये सब फंगल डिजीजेज हैं, इनकी वजह से काफ़ी नुकसान इसमें होता है। जी, तो ये तमाम कीड़े हैं, बीमारियां हैं जो सोयाबीन की बढ़वार को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सही तरीके से और सही समय पर इनका नियंत्रण ज़रूर कर लिया जाए। रुक कर लेते हैं डॉक्टर शुक्ला का। डॉक्टर शुक्ला, गन्ने की हम बात कर रहे हैं, गन्ने को हमेशा से ही नकदी फसल कहा जाता है। ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे कि सावधानी पूर्वक इसकी खेती करके, बेहतर तरीके से इसका देखभाल करके किस तरह से वो इसे अपने लिए फायदे का सौदा बना सकते हैं? संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल, मैं संक्षेप में बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैंने अभी तक तो ये बताया कि इस समय किसान भाई क्या करें, लेकिन मुझे गन्ने के पूरे किस तरीके से गन्ने की फसल से उन्हें फायदा लेना है इसके बारे में जरूर बताना है। जी बताएं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो किसान भाई जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र की जो रिकमेंडेड संस्तुत प्रजाति है उसी को लगाएं। जी। जो संस्तुत प्रजाति लगाएंगे उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां आ गई हैं। अगर हमने अभी नॉर्थ वेस्ट जोन जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था उसकी बात की थी, इसलिए अब नॉर्थ सेंट्रल की बात, अगर उत्तर मध्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत अच्छी प्रजाति हैं। हम लोगों के यहाँ से भी, यहाँ संस्थान से निकली है एक COL के 12-207 और COL के 12-209, बहुत अच्छी प्रजाति है। और जो ईस्ट कोस्ट जोन है उसके लिए COA 11-321 है जी। और जो पेनिनसुलर जोन है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, बहुत अच्छी प्रजातियां अभी निकली हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोग्राम से CO06022 6022 और CO09004 और CO10026 जी। तो ये प्रजातियां अलग अलग क्षेत्र के लिए हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज जो बताना चाहता हूं कि गन्ने की बुआई जो नाली विधि से करें, जो ट्रेंच प्लांटिंग है उसमें गहराई में गन्ने की बुआई होती है, उससे पेड़ी भी अच्छी होती है और बाद में गन्ना गिरता नहीं है, अधिक पेड़ी ली जा सकती है और उसकी उत्पादकता में कम से कम 25% वृद्धि हो जाती है। पेड़ी अगर गन्ने की ले रहे हैं, किसान भाई लेते हैं, पेड़ी एक बहुत अच्छी बोनस फसल मानी जाती है जिसमें कि लागत कम आती है। तो पेड़ी में ये जरूर ध्यान रखें कि गैप्स ना हो, और अगर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप है, शुरुआत करते समय उन्हें पता लग जाता है कि अगर 2 फीट से ज़्यादा गैप है तो उसको गैप फिलिंग उसमें ज़रूर करें शुरुआत करते समय, जब पेड़ी की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ से भी एक मशीन है, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जी। तो अगर ये ऐसी मशीन है कि जो पेड़ी की शुरुआत करते हैं तो उसी से उसमें जो है फर्टिलाइजर का, उर्वरक का प्रयोग भी हो जाता है और गुड़ाई भी हो जाती है और मिट्टी भी चढ़ जाती है। तो जी, तो सही तरीके से हम यहाँ पर अगर प्रबंधन कार्य करते हैं, सही तरीके से बुआई करते हैं, अपने जो क्षेत्र के अनुसार किस्में हैं उनका चुनाव करते हैं और देखभाल भी कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, काफ़ी अच्छी फसल साबित हो सकती है आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो। बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, डॉक्टर दास भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सोयाबीन और मूंगफली के बारे में भी हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया सोयाबीन और मूंगफली की खेती अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से आपको देखभाल करनी है और गन्ने का अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब आपको हमारे अगले कार्यक्रम के विषय के बारे में बता देते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें अगले कार्यक्रम का हमारा जो विषय है वो रहेगा लोबिया व ग्वार की खेती की देखभाल। जी हाँ, लोबिया और ग्वार की खेती के बारे में बात करेंगे और कपास की खेती भी हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ। आपके पास कोई
कोई सवाल हैं तो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल पहले ही, और साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिस पर आप कॉल करके अपना सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113060, और इस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल पहले रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।